हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ को। तो देखिए, जून मंथ से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल हम 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये है इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 125 क्वेश्चंस को। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम फर्दर 125 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 पार्ट में हम यहाँ पर टोटल 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हूँ। जब हम टेस्ट आपसे लेते हैं तो उनका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रविका स्टडी ऑफिशियल। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जीएस जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो आपको ये भी ज्वाइन करना है। इसमें जो भी कंटेंट आता है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पर डेली सुबह रवि सर आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। इसको भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये जीता है? तो देखिए, 2024 का जो पेन पिंटर पुरस्कार है ये जीता है अरुंधति राय ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अरुंधति राय, जिन्होंने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार ये अपने नाम किया है। तो देखिए, जो लेखिका है ये ऑलरेडी बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। तो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय को उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये अवार्ड इन्हें कब मिलेगा? तो इसी साल लंदन इंग्लैंड में एक समारोह होगा अक्टूबर महीने में। उसी दौरान इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, 2024 का पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार ये मिला है किसको? अरुंधति राय को। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन जिसका नाम है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल ये कौन बने हैं? तो देखिए, नाटो के सेक्रेटरी जनरल ये बन गए हैं मार्क रूट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है मार्क रूट, जो कि बन गए हैं नाटो के सेक्रेटरी जनरल। अगर हम बात करें नाटो की, तो इसकी स्थापना ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय की बात करें तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और अध्यक्ष अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और सदस्य देश की बात करें तो कुल 32 देश है। रिसेंट जो 32वां देश शामिल हुआ था उसका नाम है स्वीडन। फिर है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सभी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है सभी क्वेश्चंस को। और पूछा गया है कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ये किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं महान क्रिकेटर, नाम है इनका कपिल देव। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर है, मतलब ये शौक से गोल्फ खेलते हैं, बाकी ये क्रिकेटर हैं पेशेवर। तो कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष ये चुना गया है। और पिछले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे एच श्रीनिवासन। उनके द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है। फिर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव से नमूने लेकर वापस आने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव से नमूनों यानी कि सैंपल को वापस लेके आने वाला पहला देश ये बन गया है चाइना। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, आपने चाइना का एक मिशन सुना होगा जिसका नाम था चांग-ई 6। तो वही गया था। तो उसी चंद्र जांच यान चंद्रमा के दूर के हिस्से से दुनिया के पहले नमूने लेकर आया है। और कीमती कार्गो से भरा एक री एंट्री कैप्सूल ये 24 जून 2024 को इनर मंगोलिया के ग्रामीण सिजिवांग बैनक क्षेत्र में लैंडिंग जोन में पैराशूट से उतरा। तो उसी दौरान जो चाइना का ये मिशन था, ये चंद्रमा से कुछ सैंपल्स लेके आया था और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश था। फिर है अगला क्वेश्चन आपका
कि पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये कौन है या फिर किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अनुष अग्रवाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ड्रेसेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं रिप्रेजेंट करने वाले भारत के खिलाड़ी हैं वो कौन है? अनुष अग्रवाल हैं। तो देखिए पेरिस ओलंपिक जो कि होने वाले हैं 26 जुलाई के बाद से 11 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। कहाँ पर होंगे? पेरिस ओलंपिक में होंगे, पेरिस में ही होंगे। तो पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने अनुष अग्रवाल को चुना है और ओलंपिक में ड्रेसेस इवेंट में ये भारत की पहली प्रविष्टि होगी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है मोहम्मद वसीम को किस देश की महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद वसीम को रिसेंटली पाकिस्तान की महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए पाकिस्तान के पूर्व पुरुष मुख्य चयनकर्ता और बल्लेबाज रह चुके मोहम्मद वसीम को महिला T20 एशिया कप 2024 से पहले पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और श्रीलंका में होने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए अब्दुल रहमान और जुनैद खान ये स्पिन गेंदबाजी और सहायक कोच के रूप में काम करेंगे। और ACC महिला T20 एशिया कप की अगर हम बात करें तो ये 19 से लेकर 28 जुलाई के बीच में कहाँ होगा? श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित होगा। तो उसी में ही जो पाकिस्तान की महिला टीम है उसके कोच ये चुने गए हैं कौन? ये चुने गए हैं मोहम्मद वसीम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला ये 100वां देश कौन सा बना है? तो देखिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो उसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश तो ये बन गया है पैराग्वे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये बात है साल 2015 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा पेरिस में COP21 के दौरान ये लॉन्च किया गया, मतलब ISA को लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है जलवायु कार्यवाही के समर्थन में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाना। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। अध्यक्ष है भारत और उपाध्यक्ष इसका कौन? ये है फ्रांस। फिर है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें लोकसभा में तो वो चुने गए हैं राहुल गांधी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और ये भी न्यूज़ आपको पता होगी कि T20 इंटरनेशनल से अभी 3 प्लेयर्स जो कि भारतीय 3 प्लेयर्स काफ़ी महान प्लेयर हैं उन तीनों ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पहली बार आते हैं रोहित शर्मा जो कि T20 फॉर्मेट में अब नहीं खेलेंगे। इसके बाद नाम आता है विराट कोहली का और फिर नाम आता है किसका? रविंद्र जडेजा का। इन तीनों ने ही वर्ल्ड कप 2024 के बाद से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिर अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी गई है? तो देखिए अगले उप सेना प्रमुख की अगर हम बात करें तो ये चुने गए हैं NS राजा सुब्रमणी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगले उप सेना प्रमुख ये बन गए हैं राजा सुब्रमणी। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। फिर किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता ये हासिल की है? तो देखिए उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता ये हासिल की है किसने? लद्दाख ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यहाँ पर हासिल की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। और यह जानकारी 25 जून 2024 को सिंधु सांस्कृतिक केंद्र लेह में एक समारोह के दौरान वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा के द्वारा प्रदान की गई है। फिर है प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन। और पहले की बात करें तो ये है नारंगी सैन्य स्टेशन। तो ध्यान रखना प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन।
तो जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है और प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का उद्घाटन 26 जून 2024 को 61 सब एरिया की जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RS गोदारा के द्वारा किया गया। और 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया वो नारंगी सैन्य स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये गुवाहाटी असम में है। फिर MSME दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो MSME दिवस की बात करें, ये बना है 27 जून को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए हर साल 27 जून को MSME दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये दिन देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में MSME क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालता है। 6 अप्रैल 2017 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था और पहला MSME दिवस ये मनाया गया था 27 जून 2017 को। फिर किस राज्य की सरकार ने घोषणा की कि उनके राज्य के मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर कर यानी कि टैक्स का भुगतान वो खुद से करेंगे? तो ये जो घोषणा की है वो की है मध्य प्रदेश सरकार ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए 25 जून 2024 को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन या फिर भत्ते पर आयकर का भुगतान मंत्री खुद अपनी जेब से करेंगे। 1972 में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि जो मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत देय कर का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और व्यक्तिगत मंत्रियों पर कोई भी बोझ नहीं होगा। लेकिन अब लगभग 52 वर्षों के बाद राज्य सरकार ने अपने नियमों में बदलाव किया और बोला कि राज्य के जितने भी मंत्री हैं और उनको प्राप्त होने वाले जितने भी भत्ते या फिर जो भी वेतन मिलता है उस पर वो टैक्स का भुगतान खुद से करेंगे, राज्य सरकार यहाँ पर कोई भी भुगतान नहीं करेगी। फिर भारत की पहली चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा शिमला, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए 164 वर्षों के बाद में भारत की जो कैग है उन्होंने शिमला की चैडविक हाउस में अपना पहला संग्रहालय खोला है। कैग कौन है? GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। तो उन्होंने संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसके लिए ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डाला है। चैडविक हाउस पर वे स्थान होने के लिए उल्लेखनीय है कि यहाँ महात्मा गांधी 1940 के कैबिनेट मिशन की बैठक के दौरान रुके थे, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से भारतीय नेतृत्व को राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण करना था। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे किसके? योगी सरकार के द्वारा। तो ये बनेगा कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में क्या? बायोप्लास्टिक पार्क। तो देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम व्युत्पन्न आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए राज्य में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि में विकसित होने पर बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर मोटा मोटा ऊपर से देखें तो कौन सा जिला होगा? तो ये होगा लखीमपुर खीरी जिला। फिर 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 तो ये कब बना है? तो आपको ध्यान रखना है ये बना है 29 जून को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए 2007 से हर साल प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानबोलिस की याद में 29 जून को सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये मनता है 20 अक्टूबर को। और इस बार जो 18वां सांख्यिकी दिवस था उसकी थीम है निर्माण लेने के लिए डेटा का उपयोग, यानी कि यूज डेटा टू मेक डिसीजन। फिर निम्न में से कौन 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो देखिए 18वीं लोकसभा के दोबारा से अध्यक्ष मतलब 17वीं की भी यहीं थे और अभी जो 18वीं लोकसभा चुनी गई है उसके भी अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिरला, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख, इनको 1 साल का सेवा विस्तार यहाँ पर दिया गया। इनका नाम क्या है? तो देखिए ये हैं तपन कुमार डेका, जिन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख है और इनका जो कार्यकाल है वो अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक तपन कुमार डेका ये 30 जून 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले ये 30 जून 2024 को इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 1 साल का टेन्योर यहाँ पर इनका बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के महानिदेशक ये कौन है? तपन कुमार डेका। फिर अगला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो चुने गए हैं इनका नाम है मनोज जैन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वो 2022 में कंपनी के निदेशक थे। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। और ये जो अगर हम बात करें BEL की यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो ये एक क्या है? नवरत्न कंपनी है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ ये कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात में, और गुजरात के गांधीनगर में। अगर हम मोर स्पेसिफाई करके बोलें तो गुजरात के गांधीनगर में जो है भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो देखिए गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया और इस दौरान महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष जो है PT उषा, वो भी इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद रही थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मना है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस ये मना है 25 जून को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्री दिवस ये मनाते हैं और ये दिन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा स्थापित किया गया ताकि समुद्री यात्रा के महत्वपूर्ण योगदान को हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान्यता मिल सके। फिर T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पैट कमिंग्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा निर्धारित 65% आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया है किसने? बिहार ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखना है। फिर निम्न में से किसे राज्यसभा में सदन का नेता ये नियुक्त किया गया है? तो देखिए राज्यसभा में सदन का नेता ये बने हैं JP नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया और ये स्थान लेंगे पीयूष गोयल का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे पीयूष गोयल, अब कौन होंगे? जयप्रकाश नड्डा। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद में किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विराट कोहली और साथ में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने ही T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से यहाँ पर संन्यास ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत ये की है महाराष्ट्र ने। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कदम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख हैं अजीत पवार, इन्होंने ही मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन यानी कि CM मेरी प्यारी बहन इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते समय ये नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया और ये योजना राज्य में 21 से लेकर 60 साल की आयु की सभी महिलाओं को जुलाई 2024 से हर माह 1500 रुपये का मासिक भत्ता यहाँ पर प्रदान करेगी। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर डेविड वार्नर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश से हैं? तो देखिए डेविड वार्नर की बात करें, ये भी संन्यास ले चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर वनडे में लगातार शतक बनाने वाली
पहली भारतीय क्रिकेटर ये कौन बनी है? तो देखिए वनडे यानी कि जो ओडीआई है उसमें लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये बन गई स्मृति मंधाना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2024 ये किसे मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों के लिए हार्दिक उत्सव में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान और हिंदी और नेपाली भाषाओं के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देता है। तो ध्यान रखना 12वां जो विश्व हिंदी सम्मान है वो मिला है किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को। फिर लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 2024 ये बना है 1 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को जीएसटी डे भी हम मनाते हैं, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये किसने जीता है? तो देखिए 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब ये जीता है किसने? विश्वनाथ आनंद ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए विश्व पूर्व शतरंज है और भारत के विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार लियोन मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने 30 जून 2024 को स्पेन के लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल्स के स्पेन के जेमे सेंटोस लताशा को 3-1 से हराकर 2024 में लियोन मास्टर्स का खिताब जीता है। इससे पहले वो 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 6, 7, 11, 16, 24 में लियोन मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है? तो ये किया है राजस्थान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किश्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए हैं और राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ साथ पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का भी भुगतान मिलेगा। फिर महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव ये बन गई सुजाता सोनिक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है सुजाता सोनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लेंगी। फिर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। और कब से कब तक होगा? तो ये 3 से लेकर 4 जुलाई 2024 के बीच में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फिर T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड ये किसने जीता है? तो अगर आपने मैच देखा तो डेफिनेटली आपको इस कैच का महत्व ज़रूर पता होगा। तो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड 2024 में ये जीता है किसने? सूर्य कुमार यादव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 30वें सेना प्रमुख के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो संभाला उपेंद्र त्रिवेदी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है और वो स्थान लेंगे मनोज पांडे का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 2024-25 में कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की है? तो ये शाखाएं खोलने की घोषणा की है लगभग 400, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, उनके अनुसार बैंकिंग योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में 400 शाखाएं यहाँ पर खोली जाएंगी और इससे पहले 2023-24 में 137 शाखाएं यहाँ पर खोली थी, जिसमें कि जो 59 शाखाएं थी उनका संबंध ग्रामीण इलाकों से था। अब देखिए दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई के हेड हैं, लेकिन इसके बाद एक और नाम को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है जो कि शेट्टी करके शुरू होता है, तो वो अब होंगे नेक्स्ट एसबीआई के चेयरमैन। जब वो बनेंगे तब हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पर करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। तो आप डोंट वरी, अभी आपको ध्यान रखना है कितनी शाखाएं खोलेगा एसबीआई भारत में, लगभग 400।
फिर 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में इसकी शुरुआत हुई है 25 जून को। कब तक चलेगा? ये चला है 27 जून 2024 तक। फिर है भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हुआ है झारखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट ये झारखंड में शुरू किया गया और भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत यहाँ पर की है। फिर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं गोपीचंद थोटाकुरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इमेज में आप देख सकते हैं ये है गोपीचंद थोटाकुरा जो कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। और ये जो अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस, उन्हीं की अंतरिक्ष कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने की है। फिर किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है केरल ने। ये बोल रहा है कि इसका जो नाम है वो अब केरल नहीं केरलम के नाम से जाने। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उस समय संसद ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग यहाँ पर प्रदान किया है? तो ये किया है श्रीनगर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग यहाँ पर प्रदान किया है और यह टैग WCC के द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत ये हुई थी साल 2014 में। फिर किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यहाँ पर घोषित किया गया है? तो देखिए यूनेस्को का जो ये शहर घोषित किया गया साहित्य का शहर, ये घोषित किया गया कोझिकोड को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। ये जो शहर है वो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत की गई थी, जिसे साल 2004 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ ये किसने किया है? तो ये किया है जयप्रकाश नड्डा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र का जो पालघर जिला है वहाँ पर दहानू तालुकों में स्थित वधावन में इस बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए अभी NTA का काफ़ी न्यूज़ में था, नीट के स्कैम के बाद फिर UGC को भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। तो उसी के बाद जो उसके हेड थे उनको मतलब हटा दिया गया। उसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार है यहाँ पर एज NTA महानिदेशक ये दिया गया है किसको? प्रदीप सिंह खरोला को, जो कि 1985 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता ये कहाँ पर की है? तो ये की है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए 22 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है दिल्ली में। GST की बात करें तो अनुच्छेद 279A(1) के तहत इसको उल्लेखित किया गया है और 2017 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था और अभी 1 जुलाई को GST डे भी मनाया गया है। फिर किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है असम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखना है। तो देखिए जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है और इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर लगे सौर PV सिस्टम के साथ में 2.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है और इस प्रणाली से हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा देखिए हमारी कुछ रिसेंटली PDF लॉन्च हुई है। अभी जो है आपको यहाँ पर पूरा कंपाइलेशन जून तक का भी देखने के लिए मिलेगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। पूरा जून से लेकर मई से लेकर जून का लास्ट पूरे 6 महीने का करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा स्पेसिफिकली जून मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर आपके लिए आएगा, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जून मंथ का भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravi-books-pdf.com पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पहला लिंक मिलेगा उसी में जाकर आप सभी PDF को अवेल कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है कर्नाटक में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है थावर चंद गहलोत ने मैसूर में कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत हॉल में इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है। फिर भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में ई मेडिकल वीज़ा सुविधा की शुरुआत की गई है। तो देखिए, भारत और बेसिकली बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जून 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में 2 प्रतिनिधि मंडलों के बीच में एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत यहाँ पर करेगा, और उन लोगों के लिए जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं, भारत बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए वो लोग रांगपुर बांग्लादेश में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेंगे। फिर है दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोबारा से राष्ट्रपति जो बने दक्षिण अफ्रीका के, ये बन गए सिरिल रामफोसा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 2 जून 2024 को देर रात तक चली दक्षिण अफ्रीका की संसद की बैठक में सिरिल रामफोसा को फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इससे पहले जो चुने गए थे वो साल 2018 में चुने गए थे, और अब 2024 में वापस से इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। फिर ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन 21 देश में किया जा रहा है। तो देखिए, ब्रिक्स गेम्स की बात करें तो 2024 में इसका आयोजन ये हो रहा है रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ब्रिक्स खेलों का आयोजन ये रूस की कजान में 12 जून से किया जा रहा है, और इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। फिर किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। तो ये हुई है तमिलनाडु राज्य में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर किस इस्लामिक देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक यहाँ पर पारित किया है। तो ये क्या, तजाकिस्तान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तजाकिस्तान में कई सालों तक अनौपचारिक रूप से हिजाब पर प्रतिबंध के बाद अब वहाँ की संसद ने नया कानून पारित किया जिसमें विदेशी इस्लामिक ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। फिर किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता जिनका नाम है थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर ये नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त हुए किसके, UNHCR के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसकी बात करें स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय जेनेवा में, और उच्चायुक्त की बात करें तो ये फिलिपो ग्रैंडी है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मना है। तो ये मना है 23 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, दुनिया भर में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बात करें तो लॉजन स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाक। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान ये क्या रहा है। तो ये रहा है 63, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे है डेनमार्क, और फिर आता है कौन, फिनलैंड। भारत के स्थान की बात करें तो 63वें स्थान पर कौन आता है, भारत आता है। फिर जून 2024 में कहाँ 20 वर्ष के बाद में ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे। तो ये होंगे कहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा नागालैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नागालैंड में 26 जून को होने वाली शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए कुल 669 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं, और राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 238 महिलाओं समेत 6,669 उम्मीदवारों ने 3 नगर पालिका परिषद और 36 नगर निगम नगर परिषदों में अपने नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल किए हैं। फिर दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये हो रहा है कहाँ पर, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यूपी के महाराजगंज में एशियाई राज गिद्धों या फिर लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
इस केंद्र का नाम है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और इस सुविधा से गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार होगा। फिर 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं भर्तृहरि मेहताब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर कनाडा ने किस देश के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी संगठन यहाँ पर घोषित किया है? तो ये क्या है? ईरान को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुजरात को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पाद यशो नायक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाले मतलब वृद्धि हासिल करने वाले गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को यहाँ पर सम्मानित किया है। फिर 2024 कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये हुई है USA में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर कौन सा हवाई अड्डा स्वयं सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा ये बना है? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बना है? तो ये बना है भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की, तो दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक ये बना है, और भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है, और ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक ये गर्म करती है, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और पहले नंबर पर कौन आता है? तो ये आता है ऑफकोर्स चाइना। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये हुआ है बिहार में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है, और इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी 1198 में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, और भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की थी। फिर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये हुआ है श्रीनगर में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है, और इस बार की थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। फिर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है थाईलैंड, जो कि पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है। लेकिन अगर हम एशिया देश की बात करें तो एशियाई देशों में ये तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये पहले स्थान पर आता है। इससे पहले एशिया से ताइवान, जो कि साल 2019 में इसने वैध बनाया, फिर नेपाल ने 2023 में इस समलैंगिक विवाह को यहाँ पर वैध बना दिया गया था। फिर क्रोल के द्वारा प्रकाशित 2023 के लिए सेलिब्रिटी ब्रांड रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन पहले स्थान पर है? तो ये है यहाँ पर विराट कोहली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं रणवीर सिंह, और तीसरे स्थान पर आता है शाहरुख खान। फिर मिशन निश्चय किस राज्य पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया था? तो मिशन निश्चय की बात करें तो बेसिकली पंजाब सरकार के द्वारा, फिर पंजाब राज्य पुलिस के द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ ये चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, रिसेंटली काफ़ी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हो गए, डेविड वार्नर हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इन्होंने काफ़ी फॉर्मेट से संन्यास यहाँ पर ले लिया है। तो सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिद्धेश साकोरे को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को संयुक्त राष्ट्र भूमि नायक के रूप में सम्मानित किया गया, और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस के अवसर पर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने बोन जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 भूमि नायकों को इस नाम 10 भूमि नायकों के नामों की घोषणा यहाँ पर की है। फिर विश्व शरणार्थी दिवस 2024 से कब मना है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 2024 ये बना है 20 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हर साल 20 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, और ये दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्होंने युद्ध, उत्पीड़न या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर ये हुए हैं। अगर हम बात करें विश्व शरणार्थी दिवस 2024 की, तो इसका थीम था हर किसी का स्वागत है।
फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने जून 2024 में अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है और उन्होंने भोपाल हवाई अड्डे से इस सेवा के तहत पहली उड़ान का उद्घाटन भी किया है। हेलीकॉप्टर सेवा 2 विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महेश्वर को भोपाल और इंदौर से जोड़ेगी। फिर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था कहाँ पर? इटली में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए G7 ग्रुप शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है इटली में। ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूके और यूएसए ये शामिल हैं। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। 1990 के दशक के अंत में यहाँ पर ये G7 ना होकर G8 के नाम से जानते थे, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया को कब्जा लिया रशिया ने, तो रशिया को ये यहाँ से मतलब उसको निलंबित कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, अब G8 नहीं होता, अब होता है G7। फिर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 172, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और टॉप पर कौन है? रशिया, फिर आता है अमेरिका, देन आता है चाइना। तो देखिए भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। सिप्री के मुताबिक पिछले साल तक भारत के पास में कुल 164 परमाणु हथियार थे और अब इसके पास हो चुके हैं 172। फिर किस मिशन के तहत भारत अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन के लिए छठा देश बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है समुद्रयान के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर हॉकी मेंस जूनियर्स वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की कि भारत 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा और इस टूर्नामेंट का आयोजन ये दिसंबर में होगा। और जो पिछला संस्करण था 2023 में, ये हुआ था कहाँ पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। फिर मर्सर के 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर ये कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा? ये है हांगकांग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर किसने बच्चों के लिए अपनी पहली किताब जिसका नाम है एड फाइंड्स अ होम, इसका अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है किसने? आलिया भट्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, तो ये है विनोद गनात्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय यहाँ पर बन गए हैं। फिर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर की भाला टूर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होगा आपका कहाँ पर? केरला में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। फिर विश्व सिकल सेल दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये बना है 19 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए 19 जून को दुनिया भर में विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं और सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त विकार है और ये दिन जनता, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच में इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। 2024 में इसका विषय था प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। फिर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्रुति वोहरा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। फिर भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारत IOR क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित IOR सदस्य देशों के अधिकारियों ने और विशेषज्ञों ने यहाँ पर भाग लिया है। फिर हाल ही में जारी कैंटर ब्रांडेस मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल बैंड्स रिपोर्ट में TCS किस स्थान पर है? तो TCS का स्थान है यहाँ पर 46वां, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टॉप 3 वैल्यूएबल कंपनीज की बात करें तो नाम आता है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का। और टॉप 3 भारतीय ब्रांड की बात करें तो नाम आता है TCS, HDFC और इन्फोसिस का। अगला क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है, तो वो क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहकारी बैंक का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस देश से खेलते थे, तो वो खेलते थे नामीबिया से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए लोकी फर्ग्यूसन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में कौन टॉप पर रहा है, तो ये रहा है मनीला, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में जो मुंबई है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है, और ये रिपोर्ट इस साल जनवरी मार्च के दौरान घरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जारी किए गए हैं। पहले स्थान पर आता है मनीला, फिर आता है टोक्यो, देन आता है मुंबई, और 5वें स्थान पर आता है नई दिल्ली। फिर पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन ये अगस्त में किया जाएगा, और इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल कुछ अन्य देशों के अलावा 10 देशों की भागीदारी देखने की संभावना यहाँ पर है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि ड्रोन नीति, एक मिनट, हाँ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो ड्रोन के लिए नीति को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा अनुमोदित यहाँ पर किया गया था। फिर हम भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो ये बनी है, नाम है इनका अनामिका राजीव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है चिनाब नदी पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और ये पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर यानी कि लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया, और एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। फिर बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है, तो ये तैनात किया है किसने, भारतीय वायुसेना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में है, तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये है कहाँ पर, ये है मध्य प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन किया है, तो ये किया आर अश्विन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर हर वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 इस वर्ष ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया है गौरव पांडे को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2024 ये बना है 17 जून को, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो ये बना है कब, 17 जून को। तो देखिए मरुस्थलीकरण और सूखा वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं, समस्या दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, और उन्हें संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है, और विशेष रूप से अफ्रीका में समस्या काफ़ी जटिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में अपनाए गए अपने संकल्प के माध्यम से 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का दिवस यहाँ पर घोषित किया था। फिर हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर भारत आता है तीसरे स्थान पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और पहले पर आता है चाइना, फिर आता है यूके। फिर भारत 6G अलायंस ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के ओलो विश्वविद्यालय में 6G फ्लैगशिप के साथ में समझौता किया है, तो ये है फिनलैंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर जून 2024 में स्कूल इन बॉक्स पहल जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की है असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्कूल इन अ बॉक्स पहल की शुरुआत की गई है। ये योजना राज्य के राहत शिविरों के लिए है जहां बाढ़ और भूस्खलन के कारण बहुत लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है। प्रत्येक शिविर को बाल अनुकूल स्थान किट मिलेगी जिसे यूनिसेफ के द्वारा डिजाइन किया गया और इसे 6 से 18 वर्ष की आयु के किशोर बच्चों इनको दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बाढ़ प्रभावित बच्चों में मानसिक तनाव को कम करना है। फिर देश में पहली लिथियम खदान की नीलामी किस राज्य में की गई है? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर जून 2024 में डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से थे? तो इनका संबंध था इंग्लैंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रैंक डकवर्थ की बात करें तो इंग्लैंड की दिग्गज स्टैटिस्टिशियंस थे। 1997 में उन्होंने टोनी लुइस के साथ मिलकर बारिश से बाधित मैच के लिए रिवाइज्ड टारगेट सेट करने के लिए मेथड तैयार किया था, जिसे 2001 में आईसीसी ने अधिकृत रूप से लागू कर दिया गया था। फिर भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ये कौन बने हैं? तो ये बन गया जीतन राम मांझी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल ये बनाया जाएगा? तो ये होगा अयोध्या में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर किस देश में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है पाकिस्तान में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह की पुनर्स्थापित प्रतिमा फिर से स्थापित की गई है और पाकिस्तान में महाराजा रंजीत सिंह की 9 फुट कांसे की प्रतिमा पहली बार 2019 में स्थापित की गई थी और महाराजा रंजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में पंजाब पर शासन किया था और वह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। फिर किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो वो दी है असम ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए असम सरकार ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। निजुत मोइना कक्षा 11 से 12 के लिए 1000 रुपये, डिग्री धारकों के लिए 1250 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए 2500 रुपये का मासिक वजीफा यहाँ पर प्रदान करेगी, जिसका उद्देश्य महिला छात्रों को वित्तीय बाधाओं के बिना अपनी शिक्षा जारी रखने में यहाँ पर सहायता करेगा। फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अभी रिटायर हो चुकी है? तो ये थी कौन? रुचिरा कंबोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया गया और मुंबई में महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाएगा और इसमें जो दिखाई गई फिल्म है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे यहाँ पर भी प्रदर्शित की जाएगी। फिर केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो यह है लगभग 1,16,000, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि के दौरान देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व तो ये होगा आपका उत्तराखंड में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ, ये कहाँ पर है? तो जोशीमठ एरिया ये भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व कप ही याद आ रहा है। अब विश्व पवन ऊर्जा दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया 14 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये पवन ऊर्जा एक वैकल्पिक, स्वच्छ और नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2007 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वें अध्यक्ष ये कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कौन? नाम है इनका फिलेमोन यांग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमन यांग को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। फिलिमन यांग त्रिनाद और टेबो के डेनिश फ्रांसीसी की जगह लेंगे। यूएनजीए की बात करें तो ये 6 अंगों में से एक है और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। फिर जून 2024 में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला ये किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो अम्बुबाची मेले की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ है कहाँ पर? असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 ये कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये हुए सेंट ट्रोपोस फ्रांस में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपोस में 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में अभूतपूर्व सफलता यहाँ पर हासिल की है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डानिया जेम्स ने सामूहिक रूप से 19 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य सहित रिकॉर्ड 32 पदक यहाँ पर जीते हैं। फिर ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ये किसे मिला है? तो ये मिला है मनोहर लाल खट्टर को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर किसने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन इस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये क्या है? किसने? नाम है रमेश बायस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर जून 2024 में किसके द्वारा 1 वीक 1 थीम अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभिन्न विधाओं में भारत की हाल ही की सफलता में गाथाओं को प्रदर्शित करते हुए 1 वीक 1 थीम अभियान की शुरुआत यहाँ पर की है। फिर किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए गिरिजा सुब्रमण्यम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को भारत की सबसे बड़ी सामान्य बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया है और वो नीरजा कपूर का यहाँ पर स्थान लेंगी। तो ये थे आपके 125 क्वेश्चंस ऑफ जून मंथ। अब देखिए 125 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कवर किया, मतलब पार्ट 1 आपका यहाँ पर कवर हो गया है। अब जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि पार्ट 2, जिसमें हम फर्दर 125 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। अब आता है टर्न टेस्ट का। अब आप मुझे टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर बताओगे। तो पहला है कि किसने 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार जीते? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगला क्वेश्चन है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जून तक भी जल्दी अपडेट होने वाली है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें भी स्पेसिफिकली जून मंथ का करंट अफेयर यहाँ पर आने वाला है। मई का भी आप परचेज कर सकते हो, डिफरेंट मंथ के सभी के अवेलेबल है। आप जिस भी मंथ की करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो उसकी आप ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ की जो लिंक्स है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली क्विज़ेस देखने के लिए मिलेंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ये क्लास ले रही हूँ। इसका खुद का टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी जो PDF है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी करंट अफेयर्स की, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने ई बुक्स की आपको वेबसाइट बताई उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, जिसको कि आप ऐसा देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मार्च का है, ऐसे आपको मई का, जून का, ये सारी ई बुक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये था आपका पूरी इन्फॉर्मेशन और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।